भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास यहाँ पे 2 चरणों में होता है। पहला था 1773 से 1853 तक, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, और इसके बाद होता है 1857 का युद्ध, और उसके बाद ये शासन चला जाता है ब्रिटिश ताज के हाथों में। और यहाँ पे होता है 1857 से 1947 तक ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग, याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बॉरवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेशी नीति में भी मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक प्रमुख न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथकीकरण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। व्यापारिक मामलों का अधीक्षण तो निदेशक मंडल करेगा, लेकिन राजनीतिक मामलों का प्रबंधन नियंत्रण बोर्ड करेगा, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। याद रखिए, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये चार्टर एक्ट 1813 के एक्ट के द्वारा किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। ये धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे।
गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो कि चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकॉले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। याद रखिएगा, सर्वप्रथम मैकॉले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था? तो हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, यह सही है। लेमेंस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, नहीं, ये कथन गलत है। तो हम यहाँ पे इनके ऑप्शंस को देखते हैं, जिसमें कि केवल कथन एक सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये प्रश्न इस तरीके का है, एक बार आप देख सकते हैं, इस तरीके का है और हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सूचियाँ मैच करनी है कि कौन सा उत्तर सही है। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी, इसका मतलब ए का ऑप्शन होगा 2। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773, जिसे कि हम रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं, के तहत किया गया था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 के तहत ही दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ही किया गया था। तो आप इसी के हिसाब से अपने ऑप्शंस को मैच कर लेंगे। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। नियामक अधिनियम, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं, 1773 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। यानी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1984 के तहत ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ही इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, हाँ ये सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये भी सही है। तो उस हिसाब से जहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस होंगे वही इसका सही उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है, जहाँ पे 1, 2, 3 तीनों ऑप्शंस हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया। ओरिएंटल शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत वो आती हैं जैसे भारत की जो अपनी परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया।
उसी तरीके से 1830 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। यानी कि ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इसलिए गठित की गई थी ताकि ये जो 1 लाख रुपए थे शिक्षा के लिए ये उसे दे सके। नेक्स्ट है, समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकॉले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक का मतलब कि बेंटिक का जो शासन था 1828 से 1835 ईस्वी तक के शासनकाल में 7 मार्च को 1835 को लॉर्ड मैकॉले के प्रस्ताव को इन्होंने स्वीकृति दे दी और भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसिपे प्राच्य यानी कि ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। ये चाहते थे कि भारत की जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है उसी को ये आगे लेके चलें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये था चार्टर एक्ट 1813। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। ए 1813 एक्सप्लेनेशन। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी ने समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। 6th क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। तो ये हमने पढ़ा था और ये सही है। नेक्स्ट, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया था। यह भी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में अभी नहीं आया था, ये 1857 के युद्ध के बाद आया था। तो उस हिसाब से हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन ही सही है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। बाकी और व्यापार समाप्त कर दिए गए थे, केवल चीन और चाय के व्यापार पर ही इनका एकाधिकार बना हुआ था। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही हैं, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। तो भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो ये था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ था। नेक्स्ट, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा थी धारा 87, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को
अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण मतलब कलर अथवा उसमें इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। इसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा यह 1857 के युद्ध के बाद का समय है के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया और जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। भारत के राज्य सचिव का पद जो था वह भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति रखता था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। याद रखिएगा, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार अभी भी भारतीयों को नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण, प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया भारतीयों को। इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, जो कि पहले थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार भी दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन, याद रखिएगा, इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ये था 1909 के एक्ट के तहत। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए 1909 में केवल मुस्लिमों तक ही था, लेकिन अब वहाँ पे उसका विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। यहाँ पे केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई और सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी।
इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने से संबंधित था और उसके बाद अपनी रिपोर्ट इसे सौंपनी थी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। और दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। बर्मा को अलग कर दिया, सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांतों का निर्माण किया गया। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। आइए अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 का था, जिसके तहत पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत सरकार अधिनियम में किया गया था, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसीलिए उसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। डी, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1935 के एक्ट के तहत आया था, लेकिन स्थापित 1937 में किया गया था। एक्सप्लेनेशन ऊपर ही हमने देख लिया था। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये था 1935 के अधिनियम के तहत, क्योंकि यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन
1919 के तहत आया था और केंद्र में द्वैध शासन 1935 में आया था और इसी समय प्रांतों का द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो उत्तर होगा सी। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। वो दो भाग थे आरक्षित रिजर्व्ड और हस्तांतरित ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो इसका उत्तर था ए, भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि हमने ऊपर ही डिस्क्राइब किया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता और विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, यह सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, यह गलत है क्योंकि इसकी जो व्यवस्था थी ये 1909 वाले के लिए की गई थी, 9 में की गई थी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण, तो यह भी सही है। उस हिसाब से पहला और तीसरा ऑप्शन जहाँ मिलेगा वही आंसर सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। सी, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया और वो श्रेणियां थी आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस के लिए भी विस्तारित किया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, जिसे संशोधित कर उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर डी मान लिया है। देखते हैं डी ऑप्शन क्या था इनका। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन को राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसकी अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाती थी। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन जो था उसे केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी अवधि 3 वर्ष प्रथम बैठक से 3 वर्ष तक होती थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, जिनमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143
में से 102 निर्वाचित प्लस 41 मनोनीत, और फिर 145 हो गई, जिसमें से 104 निर्वाचित प्लस 41 मनोनीत कर दी गई। क्यों? उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्यों के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो इसका उत्तर है 1919 का एक्ट केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लेके आया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। ऐसा कोई भी सेंटेंस वहाँ पे मेंशन नहीं था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। यहाँ पे महिलाओं, गरीब वर्ग, दलित वर्गों और श्रमिकों के लिए ये चीज़ें मेंशन की गई थी। तो उस हिसाब से 1935 यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे केवल बी दिया है, केवल 2 दिया है जो कि सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था। सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर, क्योंकि वहाँ पे 21 वर्ष मेंशन किया गया था, तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। दूसरी बात, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे, इसलिए दूसरा कथन सही है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये कथन सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। यह कथन भी सही है। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ पे जब दोनों ही कथन सही थे तो ऑप्शन होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अतः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी प्रारंभ हुई, यानी 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, और यह सबसे पहले इलाहाबाद में और बाद में दिल्ली में आयोजित हुई। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई, यानी अब यूरोपवासी इसमें कम आते थे। इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो इसका उत्तर है 1926 और 1945, 1926 और 1945, ऑप्शन ए एंड सी। सही उत्तर है ए और सी, ऑप्शन सी। प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 1919 के तहत हुआ था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका अंतिम निर्वाचन 1945 के तहत किया गया, 1945 में किया गया था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका
केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो हमने पढ़ा था अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति थी वो 1935 एक्ट के तहत पहली बार आई थी। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ था? तो इसका उत्तर है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। 17th क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच 1935 में किया गया था भारत सरकार अधिनियम के तहत। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य एवं समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालिक ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। 18वां प्रश्न, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी पूछा गया है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था? तो हाँ था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे? नहीं, ये गवर्नर जनरल को आवंटित किए गए थे। तो यही होगा आपका बी आंसर। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, तो ये भी सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, ये भी उत्तर सही है। जो उत्तर सही नहीं है वो है हमारा बी ऑप्शन, तो उसके हिसाब से नहीं पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पे बी पे टिक करेंगे। आगे इसके एक्सप्लेनेशन को हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था। 19वां प्रश्न, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, यह था 1935 के अधिनियम के द्वारा। 20वां प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आइए इसके उत्तर को देखते हैं क्या सही है। तो उत्तर सही है 1935 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? इसका भी वही उत्तर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो इसका उत्तर था गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, यही उत्तर इसका होगा, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पे मेंशन नहीं की गई थी। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, ये भी सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित यानी नॉमिनेट किया जाना, यह भी सही है।
लिखित संविधान 1935 में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ए। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली नहीं, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं, जिसमें संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, विधानमंडल में 2 सदन होंगे, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना, यह सब 1935 भारत शासन अधिनियम में मेंशन था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वर्मा को भारत से 1937 में अलग कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।